हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ नेट दिसंबर 2024 में आए हुए रियल एनालिसिस के पार्ट सी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हमें क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। वैसे तो एक फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर से आर तक और उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे हमसे कमेंट मांगा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी को आता ही होता है। एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। कहते हैं जी फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए स्क्वायर रूट ऑफ ए डिनोट्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये दिया हुआ, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन स्मॉल एफ डिफाइंड एज आर स्क्वायर टू आर। आर स्क्वायर से आर वो फंक्शन डिफाइन किया गया है कैसे? एक्स अपॉन मॉड एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स जीरो नहीं है, जीरो जब एक्स जीरो है। और ये देखे हमसे वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सच पूछा गया, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले वो कहता है जी क्या फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस आएगा? देखिए बड़ा ही यूजुअल सा क्वेश्चन है। हमें फंक्शन की 0 0 पे लिमिट निकालनी। अगर इस फंक्शन की 0 0 पे लिमिट 0 के बराबर आ गई तो ऑफ कोर्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट 0 0। या तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? हम यहाँ पे जब लिमिट लेते हैं एज एक्स वाई गोस टू 0 0, सही है ना, ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिजाइड कर रहा है, बैठा है बीच में, है ना। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट कर लेते हैं। जब आप यहां डालेंगे तो होगा क्या? देखिए पहले यहां डालिए आर कॉस थीटा मॉड ऑफ आर कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे पास क्या ही बचेगा यहाँ पे? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मेरे पास बचेगा आर कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस थीटा। उसकी मैं बातचीत बाद में करता हूं, पहले इनको जरा टैकल कर लेते हैं। देखिए आर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ होता है ना, तो मॉड आर तो आर ही हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब मेरे पास दिस अपॉन दिस से ना ऊपर कॉस थीटा बचेगा, नीचे मॉड ऑफ कॉस थीटा बचेगा, पहली बात। और यहाँ पे एक्स को आर कॉस थीटा डालिए, वाई को आर साइन थीटा डालिए, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर उसे आर स्क्वायर बना देगा, स्क्वायर रूट लेंगे वो आपको आर बना देगा, ठीक है। ये आर आ गया। अब ध्यान से देखिए थीटा आप कुछ भी लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स वो डिफाइंड होना चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है जी। थीटा को पावर टू मत ले लेना, वो चीज डिफाइंड ही नहीं है, उसके अलावा बात कर लेते हैं, ठीक है। थीटा को आप कुछ भी ले लीजिए, ये जो चीज है ना कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये या तो 1 आएगी या -1 आएगी, सही, बढ़िया। तो हमें क्लियर है कि ये चीज बाउंडेड रहेगी। और आर जो है हमें पता है यहाँ पे आर जो है वो 0 को अप्रोच करता होता है, ठीक है। एज एक्स गोस टू 0 0 आर 0 को जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो 0 को चला जाएगा। मतलब मुझे समझ आ गया कि इस फंक्शन की 0 0 पे लिमिट 0 होने वाली है, इजी। और फंक्शन की 0 0 पे वैल्यू भी 0 दी हुई है, हेंस ये फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो आएगा ही आएगा। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में वो आपसे पूछता है कि द पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना जी, द पार्शियल डेरिवेटिव्स del f by del x and del f by del y exist at 0 0। बहुत आसान है ना, फंक्शन बड़ा सुंदर दिया हुआ है। तो जब आप इन भाई साहब को डिस्कस करते हैं एट 0 0, आप क्या करेंगे? f ऑफ 0 प्लस h एफ एच कर देते हैं, माइनस f ऑफ, इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है, ए f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h एंड लिमिट ऑफ कोर्स h गोज टू 0। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो हम कह देंगे कि फंक्शन का 0 0 पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, या और जो लिमिट आएगी उसके बराबर आ रहा है। देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। अब f ऑफ 0 0 तो 0 दिया हुआ, तो ये तो पार्ट खत्म हो गया। h, 0 x को h पुट करना है, y को 0। देखिए y को जैसे आप 0 पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, राइट। और अब आप x को h पुट कीजिए, जब h पुट करेंगे देखो आपको क्या मिलेगा, यहां बनेगा h बाय मॉड h, सही है, ठीक है। अंत देखिए जब इसको यहां डालेंगे यहाँ पे भी मॉड h निकल के आएगा, सही है। एंड नाउ लिमिट h गोज टू 0, ये चीज हो गई, ठीक है जी, बहुत शानदार। अब यहां मुझे देख पा रहे हैं आप सभी, आई होप सभी ठीक है ना, तो ये चीज मेरे पास ये होगी, नीचे एक h और बैठा है, उसको ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है जी, उसका ध्यान रखिएगा, नीचे एक h और बैठा, ऑलराइट। अच्छा h, 0 में हमें ये चीज मिल चुकी है नीचे, ठीक है। ये भाई साहब इन्हें खा जाएंगे, h से h कैंसिल होगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा। मतलब विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट 0 0 और 1 के बराबर, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू 1 आ रही है। विद रिस्पेक्ट टू y बात कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y में हमें क्या करना होता है? f ऑफ 0, के
माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के, ठीक है जी, एंड लिमिट के गोज टू 0, ये करनी होती है, सही है। आइए बात कर लेते हैं, लीजिए, ठीक, एफ ऑफ 0 0 0 दिया हुआ, ठीक है, 0 कॉमा के एक्स को 0 डालिए, देखो एक्स को जैसे 0 डालोगे फंक्शन पहले 0 दिया हुआ तो खत्म, 0 माइनस 0 0, तो 0 बाय के लिमिट के गोज टू 0, न्यूमरेटर आइडेंटिकली 0 है, लिमिट 0 आ जाएगी, मतलब रिस्पेक्ट टू वाई भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट 0 0 और वैल्यू आ रही है 0। इन वैल्यूज को ध्यान रखिएगा, आगे काम आने वाली। रिस्पेक्ट टू एक्स 0 0 पे पार्शियल डेरिवेटिव आपका 1 निकल के आ रहा है, रिस्पेक्ट टू वाई 0 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन इस पर ठीक हो चुका। नेक्स्ट में आपको कहता है क्या फंक्शन 0 0 पे डिफरेंशिएबल आएगा या 0 0 पे नहीं आएगा, मतलब तीसरे और चौथे में से कोई एक आंसर होने ही वाला है। शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि जब भी हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए अगर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, अगर मान लिया स्मॉल a कॉमा बी पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी, तो हम क्या करते होते थे, हम कुछ ऐसा काम किया करते थे, एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी, है ना, ये लिखा करते थे। फिर एक इक्वेशन बनाया करते थे, उस इक्वेशन में हम h के साथ मल्टीप्लाई किया करते थे फंक्शन का a कॉमा बी पे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मान लिया अगर मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करता हूं फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव एट a कॉमा बी एंड कैपिटल B से रिप्रेजेंट करता हूं फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y एट a कॉमा b, तो ये चीज निकल के आती है ah प्लस b के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h के प्लस k स्क्वायर इनटू एरर फंक्शन ऑफ h इन के, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। और अगर वो जो एरर फंक्शन निकल के आ रहा है वो अगर एज एच के गोस टू 0 0 ये 0 को जाता होता है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं जाता तो डिफरेंशिएबल नहीं। शुरू करते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात हमें a और b 0 0 दिए हुए, ध्यान रखिएगा, और f ऑफ 0 0 इस केस में क्या है 0, तो हमारा ये वाला पार्ट तो साथ के साथ ही खत्म, इसमें मैं यहां से हटा देता हूं, f ऑफ 0 0 इज 0, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 0 प्लस h 0 प्लस k हो जाएगा, तो h कमा के यहां डाल दीजिए, ठीक है। जैसे इसको यहां डालेंगे आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा h अपॉन मॉड h, सही जी, है ना, एंड k डलेगा वहां पे, अंदर आएगा आपके पास h के प्लस k स्क्वायर, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी क्योंकि a 0 हो चुका है, b 0 हो चुका है, आपने और कुछ नहीं करना, x को h डालना है और y को k डालना है, दैट्स इट, इक्वल टू। अब रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 आपने क्या निकाला था 1, तो ये चीज मुझे 1 दे रही है, तो यहाँ पे h बचेगा। रिस्पेक्ट टू y जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था वो आया था 0, तो 0 इंटू के वो 0 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू एरर फंक्शन, ये दिया, ठीक है। अब एरर फंक्शन निकालना आसान है, हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको नीचे ले चलते हैं, ऑलराइट। तो एरर फंक्शन में यहां लिख देता हूं, मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये आएगा मेरे पास h अपॉन मॉड h, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ h के प्लस k स्क्वायर, सही है ना, माइनस h एंड ऑफ कोर्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h के प्लस k स्क्वायर, ये निकल गया। आपका एरर फंक्शन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। और अब इस एरर फंक्शन पे हम लिमिट चेक करेंगे, अगर एज एच के इक्वल्स टू 0 0 ये लिमिट 0 हो गई तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं हुई तो कह देंगे नहीं, ठीक है जी। चल शुरू करते हैं, ओके। नाउ लिमिट एच के गोज टू 0 0 ये निकालते हैं। इसे निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अच्छा तरीका ये है कि आप h को r cos थीटा, k को r sin थीटा डाल दीजिए और शुरू करते हैं, ठीक है। जब आप डालेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए नीचे आप देखेंगे r cos थीटा r sin थीटा डालने से नीचे r बचेगा, तो उसे ना 1 बाय r करके बाहर रख लीजिए, हम अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप h को r cos थीटा k को r sin थीटा रखेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर आएगा r cos थीटा, नीचे मॉड ऑफ r cos थीटा, r और मॉड r कट जाएंगे, r पॉजिटिव होता है, तो यहाँ बचेगा cos थीटा अपन मॉड ऑफ cos थीटा, ये तो आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, आपको r निकल के आएगा माइनस, वहां देखिए, वहां जब आप देखेंगे वहां मिलेगा आपको r cos थीटा, ठीक है, एंड लिमिट r गोज टू 0। अब इस r के अंदर एंटर करेंगे, जब ये r अंदर एंटर करेगा ना, तो क्या होने वाला है मेरे पास, यहाँ पे ये भाई साहब जब एंटर होंगे ये इसे खा जाएंगे और ये इसे खा जाएंगे, और अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली में जो लिमिट है ना वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, मतलब थीटा चेंज लिमिट चेंज, मतलब इस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, शोइंग दैट ये गिवन फंक्शन 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है जी। एरर फंक्शन 0 को नहीं जा रहा, एज एच के इक्वल्स टू 0 0, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, मतलब इस केस में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवरऑल बात करूं तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों
इस केस में सही ऑप्शन निकल के आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं उसमें भी हमें पिछले क्वेश्चन जैसे कुछ पूछा हुआ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कहता है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ f फ्रॉम r स्क्वायर टू r डिफाइंड एज दिस, f of xy इज इक्वल टू x स्क्वायर y अपॉन x की 4 प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर xy, जब xy 0 0 नहीं है और जब xy 0 0 है फंक्शन की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक, फिर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो एक एक करके डिस्कस करने को कह रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शन के बारे में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फंक्शन में जरा इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, इस पार्ट को देखिए आप, इस पार्ट को देखो, e की पावर xy है ना, e की पावर xy एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके अंदर इनपुट भी एक पॉलिनोमियल डला हुआ, मतलब ये वाला पार्ट तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा और हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा। अगर किसी फंक्शन को दिक्कत आ सकती है ना इन दोनों में, तो इस पार्ट को आ सकती है। इस वाला ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा, तो इसकी लिमिट हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हम जरा इसे चेक करते हैं। जरा उसे सेकंड पार्ट वाले को देखो, वो क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, नाइस। इसकी जरा लिमिट चेक कीजिए, एक्स वाई गोस टू 0 0। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ना इसके अंदर डिनोमिनेटर में एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर है। ऑलराइट, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको कोई भी ट्रिक हेल्प नहीं करती, आपको किसी ना किसी तरीके से रास्ते निकालने पड़ते और लिमिट्स निकालनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे इन भाई साहब की अगर मैं लिमिट लूं अलोंग y इक्वल टू 0, मतलब अलोंग x एक्सिस, तो जैसे ही y इक्वल टू 0 आप डालेंगे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी 0, मतलब अलोंग x एक्सिस अलोंग y इक्वल टू 0 लिमिट 0 हो जाएगी, क्योंकि y आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर आइडेंटिकली 0 हो जाएगा एंड हेंस लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। राइट, बट अब आप जरा गौर फरमाएं इन भाई साहब के बारे में कि अगर मैं ये दिखा दूं कि 0 0 से पास करता हुआ कोई ऐसा रास्ता है जिसपे इन भाई साहब की जो लिमिट है वो 0 नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे कि दो अलग अलग डायरेक्शंस में लिमिट अलग अलग आ रही है एंड हेंस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसमें आप क्या कीजिए, y को जरा x स्क्वायर पुट कीजिए, मतलब इसके अलोंग y इक्वल टू x स्क्वायर के अलोंग लिमिट निकालिए। तो जैसे आप y को x स्क्वायर पुट करेंगे, ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4, नीचे देखिए x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 एंड लिमिट y तो खत्म हो चुका है, x गोस टू 0, आप लिमिट निकालेंगे तो ये लिमिट आपके पास 1/2 निकल के आएगी। क्या मतलब मुझे समझ आ गया कि 0 0 पे जब आप लिमिट निकाल रहे हैं अलोंग x एक्सिस लिमिट 0 आ रही, अगर आप y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तब भी 0 आएगी, बट y इक्वल टू x स्क्वायर एक ऐसी कर्व है जो 0 0 से पास कर रही है, तो आप देखेंगे कि इस कर्व के अलोंग आपकी जो लिमिट है वो नॉन 0 आ रही है। और अगर दो अलग अलग रास्तों पे लिमिट अलग अलग आ जाए, हम कह देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस आ ही नहीं सकता, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं आएगा। ऑलराइट, इस वाले पार्ट की वजह से ये पूरा फंक्शन गड़बड़ा गया। ठीक है जी, ये फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, तो सही लिखा है फोर्थ ऑप्शन, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ये सही है। ऑलराइट, मतलब ये वाला पार्ट तो सही हुई है जी। ठीक, अच्छा, अब फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है f इज डिफरेंशिएबल ऑन r स्क्वायर, ये तो गलत हो गया ना, जब 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, तो r स्क्वायर पे डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा, ये कट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आसान है, वो देखिए आप, फर्स्ट कहता है f इज डिफरेंशिएबल ऑन r स्क्वायर एक्सेप्ट 0 0, ये सही है और इसे देखना बहुत आसान भी है। क्यों, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है इसमें इस वाले पार्ट को तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल बैठा हुआ, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल बैठा हुआ है जो 0 0 के अलावा कहीं भी 0 नहीं, मतलब ये जो रैशनल फंक्शन आपके सामने बैठा है ये हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा जब x y 0 0 नहीं। ऑलराइट, क्योंकि वो भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है और डिनोमिनेटर 0 0 के अलावा कहीं 0 है ही, हेंस ये वाला पार्ट 0 0 के अलावा हमेशा डिफरेंशिएबल है, ये हमेशा था ही, तो इनका जो सम है वो फंक्शन 0 0 के अलावा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा। ऑलराइट, तो जो पहला ऑप्शन है वो आपको सही दिया हुआ, इसमें जो मेन ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा। ऑप्शन 2 क्या कहता है,
ऑल द डायरेक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0 0। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना, इसे डिस्कस करते हैं। देखिए अब सभी के सभी डायरेक्शन डेरिवेटिव्स एट 0 0 चेक करने का तरीका क्या। सबसे पहले स्टेप पे हमने देखना होता है कि जो गिवन फंक्शन है इनका 0 0 पे दोनों के दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं किसी भी पॉइंट पे वो डायरेक्शन डेरिवेटिव्स का एक स्पेशल केस ही होते हैं। या तो जरा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 0 0 पे जरा पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, आइए जरा बात करते हैं। अब मैं बात करूं अगर 0 0 पे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक्चुअली ये फंक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन चलो डिस्कस करते हैं। देखिए f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h लिमिट h गोस टू 0। ठीक है जी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई और किसी अल्फा के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि 0 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 0 0 पे फंक्शन का रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये मतलब निकल के आएगा। ठीक है, ओके। अब f ऑफ h, 0 वो देख लेते हैं। x को h, y को 0, देखिए x को h डालो, y को 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, खत्म। x को h डालो, y को 0 डालो, तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 f ऑफ 0 0 1 है, तो न्यूमरेटर आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, लिमिट 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, x को h डालिए, y को 0 डालिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला पार्ट तो 0 है, ये पार्ट 1 हो जाएगा। f ऑफ 0 0 1 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर आइडेंटिकली 0 होने की वजह से लिमिट आपके पास 0 हो जाएगी। ऑलराइट, सो नाइस, बढ़िया। तो इन भाई साहब का रिस्पेक्ट टू x तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही रहा। ऑलराइट, ओके। रिस्पेक्ट टू y चेक कर लेते हैं। रिस्पेक्ट टू y में आपने क्या करना, f ऑफ 0 के माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन के एंड लिमिट के गोस टू 0, ये आएगा। ऑलराइट, ओके। सेम जैसे हमने पहले काम किया, x को 0 और y को k डालिए, देखिए उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। x को 0 y को k डालेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। f ऑफ 0 0 आपको 1 दिया हुआ, तो 1 माइनस 1 आपके पास 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर फिर आइडेंटिकली 0 है, तो लिमिट 0 हो जाएगी। मतलब दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स x वाला या y वाला, दोनों के दोनों 0 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने तो सारे डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ऑल डायरेक्शन में हम कैसे चेक करते होते हैं, मैं आपको याद कराता हूं। ऑल डायरेक्शन में हम कैसे चेक करते हैं, कुछ ऐसे कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट पॉइंट a, b इन एवरी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर के अलोंग हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं ना, उस वेक्टर को हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। कैसा, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। ठीक है, अगर इसके अलोंग हमारा काम चलता है हर डायरेक्शन के अलोंग, तो हमारा जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर जाता होता है। ऑलराइट, आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन लिमिट क्या होती है जरा उसे डिस्कस करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, ऐसा कुछ f ऑफ a प्लस h cos थीटा एंड साथ में निकल के आता है आपका कॉमा b प्लस h sin थीटा माइनस f ऑफ a कॉमा b एंड अपॉन h। ठीक है जी, लिमिट h गोस टू 0, ये निकल के आता है। ठीक है जी, ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी हर एक आपके थीटा के लिए, तो हम कह देते हैं कि डायरेक्शन डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। अब इस केस में हमारे पास जो a कॉमा b है वो है 0 0। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे f ऑफ 0 0 तो आपके पास 1 हो जाएगा, मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ। ठीक है, इस h को बाहर ले जाइए 1 बैच करके। ठीक है, अब जरा इसे डिस्कस करते हैं। ये 0 है, ये 0 है। अब इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ डालने की कोशिश करते हैं। देखिए x की जगह आप h cos थीटा डालिए और y की जगह आप h sin थीटा डालिए। चलिए शुरू करते हैं। इस 1 को थोड़ा दूर लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लीजिए। ऑलराइट, ओके, डालिए h cos थीटा sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, h कर यहाँ पे h वहां से, तो मेरे पास हो जाएगा h क्यूब cos के थीटा एंड साथ में आएगा sin थीटा। ठीक है जी, एंड अगर मैं नीचे बात करूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, h की पावर 4, सही है, cos 4 थीटा प्लस आप देखेंगे जरा h स्क्वायर एंड साथ में आएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड प्लस e की पावर, ये दोनों के दोनों सिर पर डालेंगे, आपका क्या निकल के आएगा, h स्क्वायर cos थीटा एंड sin थीटा, ये निकल के आएगा। एंड ऑफ कोर्स माइनस 1 हो जाएगा, ये चीज आ गई। लिमिट h गोस टू 0, आपको ये लिमिट निकालनी है। अगर ये लिमिट हर थीटा के लिए एग्जिस्ट कर गई तो हम कह देंगे कि डायरेक्शन डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, ठीक है, देख लेते हैं। अब क्या कीजिए, आप इस h को अंदर एंटर कराइए। जैसे ही h अंदर एंटर होगा ना, देखिए क्या करेगा, ये इसे h स्क्वायर बना देगा। ठीक है जी, और यहाँ पे h बन के बैठ जाएगा। अब दोनों लिमिट्स को अलग अलग करके पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास h स्क्वायर है ना, ठीक है। नाउ नीचे से h स्क्वायर कॉमन लीजिए
ऊपर से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, ये गया है ना, ये गया, ये भाई सब गए, यहाँ से गए, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ एज एच गोस टू जीरो, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ कॉस के थीटा साइन थीटा अपॉन साइंस के थीटा बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे, ये बचेगा कॉस के थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बच जाएगा, ठीक है जी। वहां देखिए, वहां अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं एज एच गोस टू जीरो ना, ये ई के ऊपर ये वाला पार्ट जीरो को जा रहा है, ठीक है, तो ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन जीरो ऐसे कोई लिमिट बन रही है ना, आपने पढ़ी होती है छोटे होते, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स गोस टू जीरो 1 होता है। लेकिन ध्यान रखिए ऊपर और नीचे ना जो जीरो पे जाने वाली टर्म्स है वो सेम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसे निकालने के लिए इधर आ जाइए, यहाँ पे मेरे पास ई की पावर एच स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन। अच्छा, अब नीचे मुझे सेम चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को आप एच कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, नीचे बन जाएगा एच स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी, एंड साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास एच कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ एज एच गोस टू जीरो, एज एच गोस टू जीरो, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एच कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब यहाँ पे बचेगा मेरे पास एच कॉस थीटा साइन थीटा, इसे हटा दीजिए, इसकी जगह लिखते हैं एच कॉस थीटा एंड साइन थीटा। लेकिन एज एच गोस टू जीरो, ये जीरो को जाएगा तो पूरी चीज जीरो हो जाएगी, काम ही खत्म हो गया, सही है। ओके जी, अब नीचे चलते हैं, मतलब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वही आ रहा है, कॉस के थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा अब जीरो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, साइन थीटा कब जीरो होता है, जब आपका थीटा जीरो हो जाता है या पाई हो जाता है। थीटा जीरो पे जब आप बातचीत करते हैं ना, तो एक्चुअली में आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव निकल के आते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो हमने जीरो निकाल लिया। थीटा को पाई रखेंगे तो वो भी सिमिलर सा ही आंसर आपको देगा, मतलब इस केस में आप थीटा कोई भी ले आए, बस साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, मुझे देख रहा है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और जब साइन थीटा जीरो होता है उस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पहले ही चेक कर चुके हैं कि एग्जिस्ट करते हैं और जीरो आएंगे। तो इससे मुझे पता लगा कि ये जो गिवन फंक्शन, आप इस फंक्शन का जीरो जीरो पे किसी भी डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे वो आपका 100% एग्जिस्ट कर जाएगा और वैल्यू ये निकल के आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले उनकी एग्जिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ताकि साइन थीटा इक्वल टू जीरो वाले पार्ट को आपने पहले ही टैकल कर लिया, बाकी जगह को इसने टैकल कर लिया, एंड हेंस हमें समझ आ गया कि सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो जीरो पे इस फंक्शन के एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस फंक्शन के, इस सवाल के हमारे पास जो सही ऑप्शन निकल के आएंगे, एक तो सेकंड आ रहा है ऑफकोर्स, फर्स्ट निकल के आएगा, एंड ऑफकोर्स मेरे पास फोर्थ निकल के आएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है हमें r से r तक, डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय x जब x जीरो नहीं है एंड 0 जब x जीरो है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू निकल के आएगी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो, अदरवाइज तो हम इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। देखिए जीरो पे लिमिट डिस्कस करने को कह रहा है, जब आप x को जीरो के पास लेके जाएंगे तब फंक्शन का नाम है x के टाइम साइन ऑफ 1 बाय x, सही है। और हमें पता है कि एज x गोस टू जीरो साइन ऑफ 1 बाय x बाउंडेड फंक्शन है, x के जीरो के पास जा रहा है, तो पक्की बात है इन दोनों का प्रोडक्ट एज x गोस टू जीरो जीरो के पास जाएगा, मतलब ये जो लिमिट है जीरो पे एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही साफ था, क्लियर था। अब लिमिट क्या आ रही है, जीरो, और फंक्शन की जीरो पे वैल्यू भी जीरो है, हेंस फंक्शन जीरो पे कोऑर्डिनेट्स भी आएगा, और इजी हो गया। आगे चलते हैं, कहते हैं क्या फंक्शन जीरो पे आपके पास डिफरेंशिएबल आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको सिंपल सा ही है कि आपने अपने डेरिवेटिव की लिमिट ही चेक करनी होती है। जीरो पे चेक करनी है तो देख लेते हैं, आइए, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच लिमिट एच गोज टू जीरो, यही चेक करना आपने, सही है। एफ ऑफ जीरो पहले जीरो दिया हुआ, ये खत्म हो गया, जीरो प्लस एच, एच हो जाता है, ठीक है जी। इस एच को बाहर निकालिए और एच को अब यहां डाल दीजिए, जैसे यहां डालेंगे आपको देखेगा ये बन जाएगा एच के टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय एच एंड लिमिट ऑफ कोर्स एच गोज टू जीरो, सही। ये एच भाई साहब इस एक एच को खा जाएंगे, नाउ एज एच गोज टू जीरो ये फिर बाउंडेड है, ये एच फिर जीरो को जा रहा है, तो प्रोडक्ट फिर दोबारा जीरो के पास जाएगा, या हेंस मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे जीरो आएगा, क्योंकि ये जो लिमिट है वो आपके पास एग्जिस्ट कर चुकी है और जीरो आ चुकी है। सिमिलर तरीके से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे जीरो माइनस एच हो जाएगा, नीचे भी माइनस एच हो जाएगा,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आने के बाद भी अगर आया तो भी जीरो लिमिट आने की वजह से उस माइनस ने कोई फर्क वैसे भी नहीं डालना। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो, इसलिए इस फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव जीरो निकल के आएगा। एज इजी एज दैट। आगे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन अच्छा है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। कहते हैं जी एफ डैश एक्स निकालिए और उसकी जीरो पर लिमिट चेक कीजिए, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। या तो जीरो पे तो आप डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, क्या आ चुका है जीरो। अब जीरो के अलावा अगर मैं फंक्शन को ध्यान से देखूं तो फंक्शन की शक्ल ये, सीधा डिफरेंशिएट कीजिए, क्या चक्कर है। तो क्या आएगा 2x टाइम्स साइन ऑफ 1/x। अब क्या होगा, दिस इंटू इसका डेरिवेटिव, मतलब x के इंटू cos ऑफ 1/x इंटू -1/x², ये निकल के आएगा, ये इसको खा जाएगा। यहाँ क्या बचा, माइनस cos ऑफ 1/x, ये बच गया। मतलब जब x जीरो नहीं है तब एक्चुअली में फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा सा, और जीरो पर डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये है फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये निकल के आ रहा है। और अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, एज एक्स गोस टू जीरो, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एंड हेंस एफ डैश एक्स की जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इस केस में सही आएगा। बाकी तीन तो पहले ही ठीक थे, फोर्थ भी ठीक आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक निकल के आ रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर लिया होगा, अगर नहीं है तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। या इस क्वेश्चन के बाद अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को अब जरा मिलके डिस्कस करते हैं। तीन सीक्वेंसेस दी गई हैं, ए एन, बी एन और सी एन, और डिफाइन किस तरीके से वो देखिए जरा। ए एन आपको डिफाइन किया गया है -1 की पावर n टाइम्स 1 प्लस e की पावर -n, ठीक है। बी एन डिफाइन किया गया है मैक्स ऑफ a1 a2 डॉट 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 टिल en, एंड सी एन आपको डिफाइन किया गया है मिनिमम ऑफ a1 a2 डॉट 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 टिल e। और फिर an के बारे में पूछा जा रहा है, उसके लिम सुप लिम इनफ के बारे में पूछा जा रहा है, और फिर bn के बारे में भी उसके लिमिट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये सवाल आसान है, बस आपको थोड़ा चौकन्ने होकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्या मतलब इसका समझिए जरा। सबसे पहली बात, एन तो बहुत ही आसान है, क्यों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं एन आपकी जो सीक्वेंस है उसको अगर मैं पीस वाइज डिफाइन करूं, ठीक है, अगर आप एन को ऑड रखते हैं, ठीक है, 2n-1 टाइप का, तब ये चीज -1 हो जाएगी, सही है ना। और बाकी जो चीज है वो आपके पास क्या हो जाएगी, -1 टाइम्स 1 प्लस e की पावर -n, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास n इवन, ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस e की पावर -n। नाउ एज n गोस टू इन्फिनिटी, देखेंगे आप e की पावर -n 0 हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये -1 को कन्वर्ट कर जाएगा, एंड एज n गोस टू इन्फिनिटी ये 1 को चला जाएगा। मतलब an सीक्वेंस का लिम सुप 1 आएगा, an सीक्वेंस का लिम इन्फ -1 आएगा, दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो सीक्वेंस कन्वर्ज तो नहीं करती। मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक लिखी है कि सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है, इसकी दो अलग अलग हमें सब सीक्वेंसेस मिल गई हैं कि एक सब सीक्वेंस कहीं और जा रही है और एक सब सीक्वेंस कहीं और जा रही है, ठीक है। मतलब पहली स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कई बच्चों ने गड़बड़ करी, इसे आप ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं जी लिम सुप ऑफ एन, क्या bn की इन्फिनिटी पे लिमिट आएगी। इसके लिए आप पहले an को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। रियल नंबर लाइन को ड्रॉ किए, या रखा 0 को, सही है। अच्छा, अब आप देखिए मेरे पास a1 आएगा क्या, है ना, जरा इसको पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, है ना। a1 आएगा क्या मेरे पास, ओके जी, इस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। और अब जरा an को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे जब जब n आपके पास इवन है तो ऑफ कोर्स मेरे पास an पॉजिटिव आएगा, और जब n ऑड है an नेगेटिव आएगा। लेकिन उसके अंदर भी एक चीज छुपी हुई है, जरा उस पर गौर फरमाएंगे तो क्वेश्चन और अच्छे से हो जाएगा। देखते हैं जी, जब n आपके पास इवन है ना, तब वो क्या हो जाएगा, वो आएगा आपके पास 1 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर n कर देते हैं, ठीक है। और जब आप n ऑड कर देंगे ये भाई साहब हो जाएंगे -1 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन e आ जाएगा, सही है, ओके। ये ध्यान रखिए। चलिए अब जरा फोकस करते हैं। जब आपके पास n इवन है ना, राइट, जब n2 रखेंगे आप 4 रखेंगे एंड सो ऑन, तो n को 2 रखते ही आपको a2 मिलेगा। a2 क्या मिलेगा वो देखिए, a2 मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं पे 1 प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये आपका a2 है, ये a2, ठीक है। a4 आपको मिलेगा इसे थोड़ा पीछे, है ना, वो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 4, ये आपका a4,
ठीक है ना। एज n गोस टू इन्फिनिटी इवन टर्म्स में ये चीज घटते 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 1 पे कन्वर्ट कर जाएगी। तो इवन वाली 1 पे कन्वर्ट कर रही थी, है ना। ऑड वाले को देखो आप, ऑड में क्या आपके पास जब आप n को 1 रखेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, a1 निकल के आएगा। a1 क्या आएगा वो देखिए आप, a1 आएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन e आएगा, ठीक है। अब n को 3 रखिए, a3 आपके पास क्या आएगा, a3 आपके पास निकल के आएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, गौर फरमाइएगा, ये आपके पास निकल के आएगा नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन e क्यूब निकल के आएगा। और ये चीज ना बढ़ते 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 -1 पे कन्वर्ट कर जाएगी। तभी आपने देखा ऑड वाली जो सबसीक्वेंस है वो -1 पे कन्वर्ट कर रही है, सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, फोकस कीजिए अब जरा अपने bn पे। देखिए b1 क्या आएगा, पहले वो देखिए उसको, b1 क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम ऑफ a1 निकल के आएगा, वो तो a1 ही है। a1 क्या है, ये रहा a1 आपके पास, ठीक है। काफी नेगेटिव नंबर है, इसको पीछे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। b2 आपके पास क्या निकल के आएगा, b2 आएगा मैक्सिमम ऑफ a1, a2। अब देखो a1 यहाँ है, a2 यहाँ है, तो मैक्सिमम ऑफ ये निकल के आएगा, तो b2 आपका निकल के आएगा a2। अच्छा, b3 क्या निकलेगा, b3 आएगा मैक्सिमम ऑफ a1, a2, a3। a3 नेगेटिव है, a2 पॉजिटिव है, तो b3 भी a2 आएगा, ठीक है। b4 क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ a1, a2, a3, a4। अब आप देखिए ऑड वाले तो हमने कंपेयर ही नहीं करने क्योंकि वो तो नेगेटिव है, मैक्सिमम आप निकालने जा रहे हैं। तो a2 a4 में कौन मैक्सिमम आएगा, ऑफ कोर्स a2 आएगा, क्योंकि सीक्वेंस जो इवन वाली है वो डिक्रीज कर रही है। तो आप देखेंगे कि आपके पास b2 के बाद b3, b4 ये सारे के सारे जितने भी हो जाएंगे a2 ही हो जाएंगे। मतलब जो bn सीक्वेंस है एक्चुअली में आपके पास इवेंचुअली कांस्टेंट है, और एक स्टेज के बाद वो a2 ही होती चली जा रही है। मतलब मुझे समझ आ गया कि मेरे पास जो मेरी सीक्वेंस bn है इसकी इंफिनिटी पे लिमिट a2 आएगी, और a2 क्या है, ये रहा a2। तो समझ आ गया, एज n गोस टू इंफिनिटी bn इज एक्चुअली a2, और वो आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन e स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है, सही है। इसे e स्क्वायर मानेगा, e स्क्वायर लीजिए। अब देखिए अब जरा, वो कहता है जी क्या bn की लिमिट और an का लिमसुप बराबर आएंगे, नहीं आ रहे ना। देखो इसका लिमसुप आ रहा था 1, और bn की लिमिट आ रही है 1 प्लस 1 अपॉन e स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया ना, सेकंड तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब cn पे फोकस कीजिए, cn में हमें अब मिनिमम निकालना है, राइट, मिनिमम निकालना है। तो अब जरा देख लेते हैं हमारे पास एक्चुअली में जो सीक्वेंस cn आ रही है इसके एलिमेंट आपके पास कैसे निकल के आएंगे, जरा उसे देख लेते हैं। देखिए c1 आपके पास क्या निकलेगा, c1 आएगा जी मिनिमम ऑफ a1, वो तो a1 ही आएगा, है ना जी, a1 लिख देते हैं, ठीक है, a1 ही रहा, a1 ही रहा। c2 क्या आएगा, c2 आएगा मिनिमम ऑफ a1, a2। a1 a2 का मिनिमम ऑफ कोर्स a1 ही निकल के आएगा, लिख लीजिए a1 आ गया a1। c3 क्या आएगा, a1, a2, a3 का मिनिमम। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है ही a1, तो अब आप मिनिमम करते चले जाइए, ये सारे a1 ही निकल के आएंगे। तो मेरी जो cn सीक्वेंस है वो क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस a1 आ रही है तो वो a1 पे कन्वर्ट कर जाएगी। मतलब मेरे पास इस केस में जो cn है उसकी लिमिट ये निकल के आएगी, ठीक है। लिमिट एज n गोस टू इंफिनिटी ऑफ cn, मेरे पास ये नंबर निकल के आएगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, वो कह रहा है जी क्या लिम इनफ ऑफ an एंड cn की इंफिनिटी पे लिमिट क्या दोनों बराबर आएंगे, नहीं आ रहे, क्योंकि लिम इनफ आ रहा था -1, सही है, और इसकी लिमिट आ रही है ये, ठीक है, -1, और ये नंबर बराबर नहीं है। मतलब आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है, और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसकी bn की लिमिट उधर आ रही है, cn की लिमिट इधर आ रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। मतलब इस केस में हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन का मेन आइडिया क्या था, सीक्वेंस को ड्रॉ करना, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है, 4 ऑप्शंस दिए गए, पार्ट सी का क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। सबसे पहले ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है कि x और y दो रियल नंबर है विद x लेस देन y, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट हैं, बस x छोटा दिया हुआ। देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r सच दैट 2 raised to the power 2024 टाइम्स r upon e lies between x and y, ये हमें दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन को देखने के बाद आई पॉजिटिवली होप कि आपको थोड़ा थोड़ा रैशनल्स की डेंसनेस के बारे में आइडिया लगना शुरू हो गया होगा। लेकिन रैशनल्स में तो हमें ये समझ आता ना कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर r मिल जाएगा, यहां तो कुछ और ही दिया होगा। लेकिन ये सेम ही क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए,
2024 से दोनों से डिवाइड कर दीजिए, तो ये दोनों से ये भाई साहब जो है यहाँ और यहाँ चले जाएंगे, और फिर ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको पता है अगर x और y तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो ई एक्स अपॉन 2 की पावर 2024 एंड ई वाई अपॉन 2 की पावर 2024, ये दोनों भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर निकल के आएंगे। सही है, ओके। तो इन दोनों के बीच में मुझे पक्का एक रैशनल नंबर आर मिल जाएगा। सही है, चेक कीजिए, क्वेश्चन हो गया। क्यों? अब आप क्या कीजिए, इन भाई साहब को उठा के यहां रख दीजिए और ई को उठा के यहां रख दीजिए, तो आप इस पूरी इक्वेशन को अगर 2024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये भाई साहब यहां चले जाएंगे 2 की पावर 2024, और 1 बाई ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब यहां आ जाएंगे। तो एक्स और वाई जो आपको दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर दिए गए थे, उनके बीच में ऐसा नंबर अब आपको दिख जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, इजी था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन वो आपको कहता है मान लिया हमें एक एन सीक्वेंस दी हुई है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, डन। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एल सच दैट लिम्स ऑफ एन अपॉन लॉग एन इज एल, देन लिम्स ऑफ एन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेस देन इन्फिनिटी आएगा, गलती से टाइपिंग हो गई है, लिम्स ऑफ एन इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब लिम्स ऑफ फाइनाइट आएगा, वही कहना चाह रहा है। सेकंड ऑप्शन बहुत आसान है, आप क्या कीजिए, सिंपल अपने एन को दोबारा लॉग एन ही ले लीजिए। ठीक है, अब आप इसको जैसे यहां रखेंगे लॉग एन कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और कांस्टेंट सीक्वेंस 1 का लिम्स ऑफ तो 1 आता है। मतलब जो लॉग एन सीक्वेंस है वो इन सारी बातों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है जी, लेकिन लॉग एन की इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी आती है, तो उसका लिम्स ऑफ इन्फिनिटी आएगा, यहां तो वो फाइनाइट कह रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन इस केस में गलत आएगा, ये सही नहीं। पहला ठीक था, सेकंड गलत आ रहा है। आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ रैशनल्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट। थर्ड ऑप्शन बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूं, पहले शॉर्ट ट्रिक से समझिएगा, फिर इसको थोड़ा सा लंबा भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अगर मेरे पास हो तो उनका जो पावर सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है, बट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर जाइए, दो तरह की कलेक्शंस बनेगी। एक कलेक्शन मिलेगी वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स जो फाइनाइट है, और दूसरी वो सारे के सारे सबसेट्स की कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो इनफाइनाइट। अगर आपको याद हो, आपने पक्का ये पढ़ा होगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के उन सभी सबसेट्स की कलेक्शन जो फाइनाइट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट निकल के आती है, और इनफाइनाइट सबसेट्स की कलेक्शन वो अनकाउंटेबल निकल के आती है। आई होप आपको याद होगा, वहीं से ये क्वेश्चन आपको हिट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है, समझिएगा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हम सबको पता है काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। सही है, बढ़िया। तो पक्की बात है, हम रैशनल नंबर्स को कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, क्यू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब आप रैशनल नंबर्स को ऐसे ना देखिए कि रैशनल नंबर्स पढ़े में बहुत ज्यादा डेंस है, ऐसे ना देखिए, उनको ऐसे देखिए कि जो भी आप पहला रैशनल नंबर चूज करेंगे उसे आप Q1 कहेंगे, सेकंड को Q2 कहेंगे, थर्ड को Q3 कहेंगे, और चलते चले जाइए। मतलब हर एक नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्जैक्टली एक रैशनल नंबर आपके पास आ जाएगा। तो आप देखेंगे, अब जब आप रैशनल नंबर्स के फाइनाइट सबसेट्स की कलेक्शन लेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही डील करेगा जैसे आप नेचुरल नंबर्स के फाइनाइट सबसेट्स की कलेक्शन लेते हैं। वहां पे भी वो जो कलेक्शन है काउंटेबली इनफाइनाइट आती है, यहां पे भी वो कलेक्शन काउंटेबली इनफाइनाइट ही निकल के आएगी। सही, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसको कनेक्ट करना था आपको। ठीक है जी, मतलब थर्ड ऑप्शन इस केस में सही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम रियल्स टू सेट कंटेनिंग 0 1, इस सेट में केवल 2 एलिमेंट है, इज इनफाइनाइट। देखिए, आप जानते ही हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अपने आप में कनेक्टेड सेट है, राइट? तो जब भी आप सेट ऑफ ऑल रियल से सेट कंटेनिंग 0 1 तक कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे तो जो उसकी इमेज आएगी वो भी कनेक्टेड आएगी। बट इस सेट में कनेक्टेड सबसेट है कितने? ध्यान से देखिए, नॉन एम्प्टी ऑफ कोर्स। एक है सेट कंटेनिंग 0, एक है सेट कंटेनिंग 1। मतलब आप R से इस सेट तक अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाते हैं तो वो या तो आएगा सिर्फ और सिर्फ f(x)0 फॉर ऑल x इन R, इसे पहले कह देते हैं, और दूसरा आएगा
1 फॉर ऑल एक्स इन आर, बस। इन दोनों के अलावा और कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप यहां से यहां बना ही नहीं सकते। लेकिन यहां तो वो कह रहा है कि आप सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम आर टू सेट कंटेनिंग 0 1 इज इनफिनिट। ये तो गलत हो गया क्योंकि आ ही दो रहे, मतलब फोर्थ ठीक नहीं आएगा। मतलब इस केस में आपका जो सही जवाब है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये था। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। स्मॉल जी एक फंक्शन है, आर से आर तक कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ, और फिर कहते हैं कि उसके हिसाब से एक नया फंक्शन डिफाइन कीजिए स्मॉल एफ। कैसे दिया हुआ है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स ऑफ x माइनस टी टाइम्स जी टी डी टी, x बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए जी, पहला ऑप्शन तो बहुत ही आसान है, एफ ऑफ 0 निकालना है। तो इस 0 को उठा के आपने यही डालना है। जैसे आप इस x को 0 डालेंगे तो 0 से 0 में जो इंटीग्रेशन है किसी भी फंक्शन की 0 हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो सबको दिख ही रहा है, मतलब इजिली हो जाएगा। गेम है बाकी ऑप्शंस की। उसके लिए आपको एक मेन आइडिया याद रखना है, लिबनीज रूल टू डिफरेंशिएट अंडर इंटीग्रल साइन, स्पेशली जब वेरिएबल आपके पास दो हो जाए। क्या मतलब है इसका, समझते हैं जरा इसको। कि मान लिया आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ, ठीक है जी, इसको स्मॉल में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ऑलराइट, देखिए मान लिया आपको एक फंक्शन दिया कैपिटल एफ, ठीक है, दो वेरिएबल का है, राइट, ठीक है जी, और उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन देखिए, लोअर लिमिट भी एक फंक्शन है एक्स का, अपर लिमिट भी एक फंक्शन है एक्स का। ऑलराइट, तो ऐसे फंक्शन की जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू टी और अपर लोअर लिमिट डाल देंगे, तो ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन आएगा एक्स का निकल के आएगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। वो अब आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। क्या निकल के आता है? वो आता है जी एफ ऑफ एक्स कोमा, पहले ऊपर वाला फंक्शन यहां डालिए, क्या आएगा? एच ऑफ एक्स इनटू इसी के डेरिवेटिव के साथ यहां मल्टीप्लाई कीजिए एच डैश एक्स। ऑलराइट, अब आगे माइनस, ठीक है, सेम इसके साथ कीजिए, इससे आप टी की जगह डालिए एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स आएगा टाइम्स जी डैश एक्स आ जाएगा। ऑलराइट, लास्ट में आपने क्या करना है, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करनी है किसकी, वो समझिए आप। लोअर लिमिट रखिए जी एक्स, अपर लिमिट रखिए एच एक्स, अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए अपने इस फंक्शन कैपिटल एफ की, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पे डी टी, ये चीज निकल के आएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सवाल इसी पे बेस्ड है, और देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल एफ फंक्शन वो ये दिया हो, ये पूरा का पूरा ये दिया हो, इसे लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, थोड़ा तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स इंटू यहाँ पे पास आएगा जी ऑफ टी माइनस टी इंटू जी ऑफ टी, ये दिया हो, ये दिया हो। ऑलराइट, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इस केस में अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, एच एक्स मेरे पास फंक्शन एक्स दिया हुआ और जी एक्स मेरे पास 0 दिया हुआ, ठीक है जी। तो सबसे पहले एफ डैश 0 निकालते हैं, ठीक है, मतलब इनका हमने क्या करना है, इन भाई साहब का हमने डेरिवेटिव करना है और 0 पर उसकी वैल्यू निकालनी है। जरा देख लेते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है जी। ओके, तो अब अगर मैं एफ डैश एक्स निकालना है ना, मतलब मुझे निकालना है डी एफ बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है जी, उसे निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले जो ऊपर वाला फंक्शन है वो ना एक्स, उसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, ठीक है जी, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ लिख ही लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मेरे पास आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स इंटू एच डैश एक्स पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है जी। एंड माइनस अगर मैं बात करूं फिर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव वो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है जी, नाइस। एंड फिर लास्ट में अगर मैं बात करूं प्लस इंटीग्रेशन, हाँ जी, कहां से कहां, ऑफ कोर्स 0 से x, राइट। और अंदर मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना जी, इसको रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मैं इसको रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसे जब रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो सिर्फ gt रह जाएगा, तो यहां आ जाएगा gt एंड साथ में आ जाएगा dt। ऑलराइट, ये आ गया जी डेरिवेटिव। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं फंक्शन में t की जगह x डालता हूं, है ना, देखिए जैसे आप इसको यहां डालेंगे t की जगह x, यहां x कर दीजिए, यहां x कर दीजिए, यहां x कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x gx माइनस x gx, वो तो 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये 0 इसके साथ प्रोडक्ट होकर वैसे ही 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो डेल एफ बाय डेल एक्स आ रहा है वो ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब वो कहता है जी 0 पे वैल्यू निकालो, तो 0 पे वैल्यू निकाली, बड़े आसान है, आपने यहाँ 0 ही डालना, ठीक है। 0 से 0 में इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का 0 हो जाएगा, मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 आएगा, मतलब एग्जिस्ट तो कर ही रहा है,
और उसके जीरो पे डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। कहता है जब अब डबल डेरिवेटिव निकालिए, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप डेल डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो सीधा डालिए, ये जी एक्स निकल के आएगा। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं जी जीरो पे कैलकुलेट कीजिए। जब आप दोनों साइड एक्स को जीरो डालेंगे, ठीक है जी, जैसे आप एक्स को जीरो डालेंगे दोनों साइड, आप देखेंगे ये बराबर आ जाएगा जी ऑफ जीरो के। मतलब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपका थर्ड ऑप्शन इस केस में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कि डबल डेरिवेटिव ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसके बराबर आ रहा था आपके पास, जी एक्स के बराबर, बल्कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो जी ऑफ जीरो के बराबर आ रहा है। मतलब हमारे पास एक्चुअली में थर्ड भी इस केस में सही आ रहा है। थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत निकल के आएगा। सो ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअली में कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आपको मेनली एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपके सामने लिखा हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए भी। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। को क्या दिया जा रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारी नई चीजें आप सुनेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 से r तक, और कैसा दिया हुआ है, मोनोटोनिक दिया हुआ है, ठीक है जी। और कहते हैं फिर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन कहता है कि f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। देखिए हम जानते हैं कि अगर फंक्शन हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक होने की वजह से उसकी जो डिसकंटिन्यूटीज आएंगी वो सिर्फ जंप डिसकंटिन्यूटीज आएंगी, ठीक है। और जो जंप डिसकंटिन्यूटीज होती है, आपको क्लियर है, अगर मेरे पास कोई भी रियल फंक्शन है जिसकी जो डिसकंटिन्यूटीज है केवल जंप आ रही है, ठीक है जी, तो उस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज की जो कलेक्शन आएगी वो काउंटेबल आएगी, ठीक है जी, एंड हेंस उनका मेजर 0 आएगा। तो गिवन फंक्शन पक्का रीमान इंटीग्रेबल तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल तो आएगा। लेकिन ये भी क्लियर है कि फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो उसकी डिसकंटिन्यूटीज काउंटेबल ही आ सकती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ कैन नॉट कंटेन अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसकी जो डिसकंटिन्यूटीज की कलेक्शन है वो एक काउंटेबल सेट आएगी, और एक काउंटेबल सेट किसी नॉन एम्प्टी ओपन सेट को कंटेन कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही दिया। आगे देखते हैं, कहता है एफ इज लेबेग मेजरेबल फंक्शन। देखिए आसान है, आप जानते ही हैं कि फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल होता है, सही है, तो वो लेबेग इंटीग्रेबल भी होता है। और लेबेग इंटीग्रेबल फंक्शन होते कौन से, जो पहले लेबेग मेजरेबल होते हैं। तो एक्चुअली में ये चीज वहीं से सच हो गई थी जब आपने एफ को रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ कर दिया था। रीमान इंटीग्रेबल इंप्लाइज लेबेग इंटीग्रेबल, और लेबेग इंटीग्रेबल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो लेबेग मेजरेबल होते हैं। इसलिए थर्ड ट्रू है। फोर्थ आपके लिए नया है। फोर्थ क्या कहता है, एफ इज बोरल मेजरेबल फंक्शन। हम किसी फंक्शन को बोरल मेजरेबल कब कहते हैं, जब आप फंक्शन की कोडोमेन में से कोई भी बोरल मेजरेबल सेट ले आए, उसकी प्री इमेज बोरल मेजरेबल आ जाए। अब बोरल मेजरेबल क्या होता है, देखिए आसान समझते हैं इसको, यहां ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। आप आर में कोई भी ओपन सेट ले आए, वो एक्चुअली में बोरल मेजरेबल होता है। सारे के सारे इंटरवल्स बोरल मेजरेबल होते हैं, ठीक है जी। अगर फंक्शन आपके पास क्लोज 1 से आर तक मोनोटोनिक है, तो आप आर में कोई भी ओपन सेट लेके आएंगे, उसकी जो प्री इमेज है वो आपके पास या तो इंटरवल मिलेगी, या इंटरवल्स की आपके पास काउंटेबल यूनियन निकल के आएगी। अब इंटरवल भी बोरल मेजरेबल होते हैं, और उनकी काउंटेबल यूनियन भी आपके पास बोरल मेजरेबल ही निकल के आती है। दैट इज, आप यहाँ पे कोई भी बोरल मेजरेबल फंक्शन लेके आएंगे, उसकी जो प्री इमेज है, ये गिवन फंक्शन, ये गिवन मोनोटोनिक फंक्शन उसकी प्री इमेज को बोरल मेजरेबल ही रखेगा। हेंस ये फंक्शन आपके पास बोरल मेजरेबल फंक्शन निकल के आएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन आसान था अगर आपको इनकी बेसिक्स क्लियर हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इसकी बेसिक्स पढ़ के भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके सामने लिखा जा रहा है, ये पार्ट सी में आया था, और इसके एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक एक करके सभी ऑप्शंस को, इस क्वेश्चन के मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे को स्मॉल एफ, कहां से कहां तक, आर से आर तक, जो कि पूरे रियल्स पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और कैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसके बारे में हमें सिर्फ ये और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब उसमें इनपुट 0 या नेगेटिव डाला जाए तब भी उसका आउटपुट 0 है, और जब उसमें इनपुट 1 या 1 से बड़ा डाला जाए तब भी उसका आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है। ऑलराइट, ठीक।
0 to 1 के बीच में हमें कुछ नहीं पता। 0 to 1 के बीच में वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ऑल रियल्स पे वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो जस्ट फॉर आइडिया देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 मार्क कर लीजिए या 1 मार्क कर लीजिए। 1 के बाद वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से पहले भी वो 0 हो जाएगा, वो भी ठीक है। 0 to 1 के बीच में ऐसे रफली सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ मान लिया समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर लिया, कुछ भी हो सकता है, हमने ऐसे ड्रॉ किया। 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, इसलिए वहां से शुरू करके वहां पे एंड किया। आप इसको उठा के ऐसे भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। बस ये कि 0 to 1 के बीच में एक फिक्स जो भी आपको मन करे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्मॉल एफ को यूज करके एक नया फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइन किया गया। कैसे? समेशन n माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एन, जहां एक्स रियल से आ रहा है। ऑलराइट, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और कैपिटल एफ के बारे में पूछा जा रहा है क्या वो बाउंडेड आएगा, कॉन्ट्रास्ट आएगा, यूनिफॉर्म कॉर्डिनेट्स आएगा, क्या निकल के आएगा। ऑलराइट, देखिए जी, ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो मेन आइडियाज हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहला आइडिया, मेन आइडिया नंबर वन, सबसे पहला वो ये है कि आप बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा फंक्शन कैपिटल एफ है, एक्चुअली में हमें एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो कि पीरियोडिक है और इसका पीरियड 1 निकल के आएगा। किस तरीके से, वो समझिए ध्यान से। देखिए, अब अगर मुझे शो करना है कि ये जो फंक्शन कैपिटल एफ है ये पीरियोडिक है, तो हमें क्या शो करना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वापस एफ एक्स आना चाहिए, राइट, फॉर ऑल एक्स इन रियल्स, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कर लीजिए। ऑलराइट, ठीक है। तो इस चीज का प्रभाव अंदर क्या पड़ेगा, कुछ ऐसा आएगा। देखिए, समेशन एन आपका जा रहा है इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स बिलोंग करा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एन हो जाएगा, सही है। अब आप क्या कीजिए, n प्लस 1 को स्मॉल m पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे अगर n इंटीजर्स को बिलोंग करता है तो ऑफ कोर्स n प्लस 1 भी इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, मतलब स्मॉल m भी इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो देखिए, ये भाई साहब हो चुके हैं मेरे पास समेशन f ऑफ x प्लस स्मॉल m एंड ऑफ कोर्स m आएगा इंटीजर्स। अब आप इसे स्मॉल m कहें या स्मॉल n कहें, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वापस आपके पास कैपिटल एफ एक्स हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आप चाहे स्मॉल m को स्मॉल n से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है जी, वापस आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो इससे ये तो शो हो गया कि मेरा जो फंक्शन कैपिटल एफ है वो पीरियोडिक आ रहा है ऑल रियल्स के ऊपर, और इसका पीरियड 1 निकल के आ रहा है। ओके जी। मेन आइडिया नंबर 2, देखिए ये भी बड़ा खास है। मेन आइडिया नंबर 2 अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये है कि एक्चुअली में हमारे पास जो हमारा फंक्शन कैपिटल एफ है, ये हमारे फंक्शन स्मॉल एफ के बराबर आएगा। कब कब कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0, इसके ऊपर कि इस डोमेन में कोई भी पॉइंट ले आइए, ये दोनों हमेशा बराबर ही। चलिए फिलहाल मान लेते हैं कि ये सच है, तो हमें फायदा क्या होगा। देखिए, अगर हमने शो कर दिया कि क्लोज इंटरवल 0 में ये दोनों फंक्शन बराबर, तो कैपिटल एफ फंक्शन पीरियोडिक भी है मेन आइडिया नंबर 1 से। तो होगा क्या कि 0 to 1 में तो कैपिटल एफ बिल्कुल ऐसा नजर आएगा जैसे स्मॉल एफ 0 to 1 में, और उसके बाद क्योंकि वो पीरियोडिक है तो वो ऐसा ही होता चला जाएगा। और अगर वो ऐसा हो गया तो आप गौर फरमाइए, यहां पे अब हम अपने कैपिटल एफ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। सबसे पहला हमें दिख रहा है क्योंकि फंक्शन हमारा पीरियोडिक है और 0 to 1 में बाउंडेड है, तो वो हमेशा बाउंडेड आएगा। सेकंड, हमारे पास क्लियरली हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा। क्यों? अगर हम ये शो कर देते, ठीक है, तो होगा क्या, हम दिखाएंगे कि कैपिटल एफ फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 है, कैपिटल एफ फंक्शन की 1 पे वैल्यू भी 0 है, ठीक है। 0 to 1 में वो बिल्कुल उसके तरह कॉन्टिन्यूअस है, तो बाकी बाद में उसने सारी बातें रिपीट ही करनी है, तो हमारा फंक्शन कैपिटल एफ ऑल रियल्स पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर ऑल रियल्स पे हमारा फंक्शन पीरियोडिक भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। उससे एक्चुअली हमारे पहले 3 ऑप्शन टिक हो जाएंगे एंड ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एक टारगेट है, क्या ये सच है या नहीं, एक एक करके चेक करते। देखिए, सबसे पहले आप 0 पे वैल्यू ही चेक कर लीजिए, कैपिटल एफ ऑफ 0 आएगा क्या, वो देखिए। 0 को उठा के डाल दीजिए, देखिए क्या बनता है, समेशन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यही आएगा, है ना, एंड f ऑफ n निकल के आएगा। अब आप खुद देखिए, f ऑफ n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आप कोई भी इंटीजर ले आइए, सही है। हमें पता है फंक्शन स्मॉल f 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 1 के बाद हमेशा 0 है, 0 से पहले हमेशा 0, मतलब हर इंटीजर पे हमें पता है हमारा फंक्शन स्मॉल f 0 है, तो ये समेशन 0 हो जाएगी।
बोला एफ ऑफ 0 0 ही आने वाला है। एक बात होगी। आगे एफ ऑफ 1 की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा। अब आप 1 को उठा के यहां रख दीजिए, ये 1% हो जाएगा। सही है। अब ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए, ये देखिए, नोटिस कीजिए, यहां से ये 0 हो गया है और अगर आप देखेंगे ये एफ ऑफ स्मॉल 0 ही है, मतलब 0 के ऊपर ये दोनों बराबर आ चुके हैं। ओके, अब ये चीज क्या निकल के आएगी वो देखिए। हमें पता है अगर n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो 1 प्लस n इंटीजर, और हर इंटीजर पे हमारा फंक्शन स्मॉल f 0 वैल्यू ले रहा है, फिर दोबारा ये चीज 0 हो जाएगी जो कि f ऑफ 1 के बराबर आएगी। बोले ये बात तो क्लियर होगी कि 0 और 1 पे तो ये दोनों बराबर हैं ही। टारगेट सिर्फ एक है कि 0 to 1 के बीच में क्या ये दोनों आपस में बराबर आते हैं नहीं आते। अब उनको जरा हम चेक कर लेते हैं, वो देखिए। अब मान ली हमने स्मॉल x कोई पॉइंट लिया जो 0 to 1 के बीच में, ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। मान लिया आपने कोई x नॉट लिया 0 to 1 के बीच में, और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या f ऑफ x नॉट स्मॉल f ऑफ x नॉट के बराबर है या नहीं, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। अब देखिए आप ये चीज क्या निकल के आएगी, उधर डालते हैं, इस x नॉट को यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए। देखो क्या बनता है, ये बनेगा समेशन f ऑफ x नॉट प्लस n। ठीक है, n ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये आएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक समझिए। ट्रिक, हमें पता है हमारा फंक्शन स्मॉल f सिर्फ 0 to 1 के बीच में ही कोई नॉन जीरो वैल्यू ले सकता है, अगर हुई तो 1 के बाद और 0 से पहले तो वो 0 ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अपने n को ना इस हिसाब से तोड़ रहे हैं कि इसको दो हिस्से में तोड़ रहे हैं। देखिए समेशन f ऑफ x नॉट प्लस n, जब n आपका आ रहा है नॉन जीरो इंटीजर से, प्लस f ऑफ x नॉट, मतलब जब n 0 होगा तो ऑफ कोर्स ये जो चीज है वो ये रह जाएगी, बाकी जगह ये आ गया। अब अगर मैं शो कर दूं कि ये वाला पार्ट हमेशा 0, तो होगा क्या, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड क्लेम है वो सच हो जाएगा। ठीक है, अब फोकस करते हैं उसके ऊपर। अब ध्यान रखिएगा, n अब इंटीजर है बस 0 नहीं, मतलब n 1 या 1 से बड़ा इंटीजर है, या फिर हमारा n -1 या -1 से छोटा इंटीजर है। अब देखिए अगर मेरा n 1 या 1 से बड़ा इंटीजर आया तो देखिए तो होगा क्या, हमें क्लियर है कि हमारे पास हमारा जो x नॉट है वो देखिए 0 to 1 के बीच में, तो x इस इनइक्वालिटी में आप n ऐड कर दीजिए। जैसे आप n ऐड करेंगे क्या बनेगा, n यहाँ आएगा x नॉट प्लस n, और यहाँ आपके पास आ जाएगा ऑफ कोर्स n प्लस 1, n ऐड कर दिया। ठीक है, ये चीज आ गई। अब खुद देखिए अगर n 1 या 1 से बड़ा और ये जो चीज है मेरे पास n से बड़ी, तो ये चीज भी मेरे पास 1 या 1 से बड़ी हो गई। और हमें पता है स्मॉल f के अंदर अगर कोई चीज 1 या 1 से बड़ी डले तो वो चीज तो 0 हो जाती है। मतलब ये बात तो क्लियर होगी, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ तब तो ये वाला पार्ट वैसे 0 हो गया, खत्म। अब आप क्या कीजिए, n को लीजिए -1 या -1 से छोटा, उसमें क्या होगा वो आप देखिएगा। अगर n मेरे पास -1 या -1 से छोटा, तो ये बात तो क्लियर है कि x नॉट प्लस n है तो इन दोनों के बीच में लाई करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इससे पता लगता है कि n प्लस 1 विल बी लेसर इक्वल टू 0। सही है। अब देखिए अगर n प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0 है और x नॉट प्लस n इससे छोटा, मतलब x नॉट प्लस n मेरे पास 0 से स्ट्रिक्टली छोटा दिया हुआ। अब x नॉट प्लस n अगर मेरे पास 0 से छोटा और उसे स्मॉल f में डाला जा रहा है, तो स्मॉल f तो उस पर 0 वैल्यू ले रहा है, जिससे मुझे पता लगता है कि n अगर मेरा नेगेटिव इंटीजर हुआ तब भी ये पार्ट 0 है, पॉजिटिव तो था ये 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। मतलब मुझे समझ आ गया, मेरा कैपिटल f ऑफ x नॉट और स्मॉल f ऑफ x नॉट ये बराबर आ रहे हैं कब, जब आपका x 0 to 1 के बीच में लाई करता है। अब अच्छी बात, 0 to 1 के बीच में दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा फंक्शन कैपिटल f जो है वो पीरियोडिक भी है। ठीक है, तो जैसा कैपिटल F 0 to 1 के बीच में नजर आएगा, एग्जैक्टली वैसा वो 1 से 2 के बीच में नजर आएगा, 2 से 3 के बीच में नजर आएगा, एंड हेंस मेरा गिवन फंक्शन कैपिटल F कॉन्टिन्यूअस, बाउंडेड, एंड हेंस इन्हीं की वजह से यूनिफॉर्म कॉर्डिनेट्स भी हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में हमारे इस केस में पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। उसमें आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया गया है जिसकी कॉमन डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल 0 1, और उस पे कहा जा रहा है कि चेक कीजिए ये गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा, जो लिमिट फंक्शन आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और जो कन्वर्जेंस है अगर पॉइंट वाइज आ रही है तो क्या वो यूनिफॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। शुरू करते।
अब अगर आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे आपको एन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की होल पावर एन, ये आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट फंक्शन निकालना बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, इस जीरो को उठा के यहाँ रख दीजिए। जैसे आप जीरो उठा के यहाँ रखेंगे सब कुछ जीरो हो जाएगा इस एक्स की वजह से, ठीक है जी। तो लिमिट भी जीरो हो जाएगी। मतलब जो लिमिट फंक्शन निकल के आ रहा है वो एक्चुअली में आपके पास जीरो पे तो जीरो आ रहा है, ठीक। अब वन को उठा के रख दीजिए, यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, ठीक है जी। जैसे आप वन को उठा के यहाँ रखेंगे वन माइनस वन फिर जीरो हो जाएगा, मतलब लिमिट भी जीरो हो जाएगी, ओके। अब आप क्या कीजिए, जीरो टू वन के बीच में से कोई आर्बिट्ररी नंबर उठाइए। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए वन बाय टू यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ये क्या बनेगा n बाय टू टाइम्स वन माइनस वन बाय टू, ये हो जाएगा n पावर n, सही है। ये हो जाएगा n अपॉन टू और नीचे टू की पावर n, ये आ जाएगा। अब आपको क्लियर है, ऊपर n बैठा है, नीचे टू की पावर n बैठा है। एज n गोज टू इन्फिनिटी इससे जो लिमिट निकल के आती है वो जीरो निकल के आती है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अब आप x को जीरो टू वन के बीच में से कुछ भी डालेंगे, हमें पता है वन माइनस एक्स एक ऐसा नंबर होगा जो जीरो टू वन के बीच में लाई करेगा, उसकी पावर n एज n गोज टू इन्फिनिटी इस प्रोडक्ट के साथ जीरो को जाएगी ही जाएगी, जिससे हमें पता लगता है कि इन भाई साहब का इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जो लिमिट फंक्शन निकल के आ रहा है वो जीरो फंक्शन आ रहा है, ऑलराइट। अब जो जीरो फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। वो क्या कह रहा है, एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ ही रहा जो कि जीरो फंक्शन है, राइट। अब हमें चेक करना है ये जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है जी। अब देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का हमारे पास जो तरीका है उसमें हमारे पास एमएन टेस्ट निकल के आते हैं, राइट, ओके। एमएन टेस्ट में आप क्या करते हैं, एमएन टेस्ट में आप एमएन निकालते हैं जो कि निकल के आता है सुप्रीमम किसका, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ तो एफ एक्स जो है लिमिट फंक्शन वो तो जीरो आ रहा है, तो जब आप इस पे मॉड लगाएंगे तो ये चीज यही रूप ले लेगी, ये चीज, ठीक है जी। एक्स लाई कर रहा है जीरो से बल्कि नीचे। अब हमें पता है कि अगर एज एन गोज टू इन्फिनिटी एम एन जीरो को जाता है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म आती है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म आती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक काम कीजिए, एक्स को यहाँ पे वन बाय पुट कर दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे आप डालेंगे ये n इंटू वन बाय ये तो कट जाएगा, ये जब इसमें डालेगा ये बनेगा वन माइनस वन बाय की होल पावर है, ठीक है जी। मतलब हमें समझ आ गया ये जो नंबर है एम एन वाले इस सेट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब एम एन जो है वो हमेशा इससे बड़ा या बराबर निकल के आएगा। अब दोनों साइड लिमिट ले लीजिए, जब आप दोनों साइड लिमिट लेंगे तो आप नोटिस करेंगे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ एम एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस। अब आप ध्यान से देखिए एज n गोज टू इन्फिनिटी ये वन के बाद इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, ठीक है जी। अब आपको पता ही है उसको कैसे निकालते हैं, ई के पर अल्फा के रूप में। अल्फा कैसे निकाला करते हैं, आप क्या करते हैं इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन बाय बचेगा, ठीक है, माइनस वन बाय बचेगा, एन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा तो अल्फा आपके पास माइनस वन निकल के आएगा। मतलब इन भाई साहब की आपके पास इन्फिनिटी पे लिमिट ई की पावर माइनस वन मतलब वन बाय ई आएगी। मतलब हमारे पास ये जो एम एन है इसके एज एन गोज टू इन्फिनिटी लिमिट वन बाय ई से बड़ी या बराबर ही आएगी, मतलब जीरो तो नहीं आती। हेंस बाय एम एन टेस्ट हमें पता लगता है कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो आपके इस लिमिट फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि एम एन जो है जीरो को नहीं जा रहा। मतलब इस केस में ये कहना कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है गलत है। हाँ ये कह सकते हैं हम कि एफ एन जो है इट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज जीरो वन। मतलब एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कोऑर्डिनेट फंक्शन पे, एक तो ये सच हो गया और यूनिफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए फोर्थ सच हो गया, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन के जो सही ऑप्शंस है वो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 निकल के आएंगे। आई एम होपिंग आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आगे मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।